ये बच्चे हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन दैट इज ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन मोशन और मोमेंटम। बेसिकली it is the movement of drug inside the body. Study of relation between dose, plasma concentration, therapeutic और toxic effects of a drug. Basically हम देखते हैं कि डोज कितनी हम दे रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये चेक करते हैं हाउ मच डोज वी आर एडमिनिस्ट्रिंग टू द पेशेंट and how much dose will be present in the plasma. सर दोबारा से बताएं। हम ये देखते हैं कि ये रिलेशनशिप है डोज का और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का। फॉर एग्जांपल अगर हम डोज दे रहे हैं 500 मिलीग्राम, तो हमारे पास जो डोज ब्लड सर्कुलेशन में होगी, जो प्लाज्मा में होगी, that will be less, that will be might be in nanograms, यानी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है that is comparatively less as compared to the dose administered. बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। कि जितनी आपने डोज दी है, अगर 500 मिलीग्राम दी है, तो प्लाज्मा में डोज 500 मिलीग्राम नहीं प्रेजेंट होगी। दैट मे बी इन नैनोग्राम्स, दैट मे बी इन 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। तो एक्चुअल डोज जो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द डोज विच इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू द पर्सन। क्लियर? अब बात करते हैं थेराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट्स की। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन से, और टॉक्सिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ड्रग के। कितने टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, डेंजरस इफेक्ट कितने प्रोड्यूस कर रही है, और थेराप्यूटिकली बेनिफिशियल इफेक्ट कितने प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अनदर वे से इसको डिफाइन करते हैं, it is the quantitative study of drug movement throughout the body. यानी क्वांटिटी कितनी बॉडी के अंदर मूव करती है ड्रग की, उसकी स्टडी है कि कितनी मूवमेंट हो रही है ड्रग में, कहां कहां जा रही है, किस किस फ्लूइड कंपार्टमेंट में जा रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रही है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा रही है। इस तमाम की क्वांटिटेटिव स्टडी है। कितनी क्वांटिटी जा रही है, कितनी क्वांटिटी प्लाज्मा में है, कितनी क्वांटिटी सेल के अंदर है, कितनी क्वांटिटी सेल के बाहर है। ठीक है, ऑल विल बी स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। जी बच्चे क्लियर है? यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? आप जितने क्वेश्चन करेंगे मेरे लिए वो खुशी का बायस है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहां कंफ्यूजन लगे, जहां समझ ना आए, मुझे रोक लें, मैं उसको रिपीट कर सकता हूं और उसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जी लास्ट स्लाइड थी ये। जी बच्चे? यस सर। चलो जी, यस सर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गई है प्लाज्मा लेवल कर्व। ये विजिबल आप सब लोगों को? सर जूम कर दो। मैं जूम कर दूं। जी क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे, ये हमने एक ना ग्राफ ड्रा किया है between plasma drug concentration on the y-axis and time on the x-axis. अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब्जॉर्प्शन को जब ड्रग देते हैं उस वक्त क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट होती है आफ्टर
passing through the different membranes. सेल ठीक टू है सर। सेल एब्जॉर्प्शन होती है, हमें ये पता है, और उसमें डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इन तमाम प्रोसेस से क्या होता है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन मीन हम लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या होती है एब्जॉर्प्शन? द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड दैट विल रीचेस द ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि प्लाज्मा में पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, जैसे ही हमने ड्रग दी तो ड्रग की अमाउंट प्लाज्मा में इंक्रीज होनी शुरू हो गई। एक टाइम ऐसे आता है जिसके ऊपर ड्रग जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसकी अटेन हो जाती है, उसे हम कहते हैं पीक लेवल। क्या कहते हैं उसे? पीक लेवल। पीक लेवल कि जिसके ऊपर अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, उससे ज्यादा अब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास पीक लेवल आ गया। अब इस पीक लेवल तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? टी मैक्स, मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम है और मैक्सिमम ड्रग की कंसंट्रेशन वहां अचीव हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा? ड्रग का लेवल बॉडी से कम होना शुरू कर देगा। जो प्लाज्मा में लेवल है ड्रग का, वो क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, कैसे, कोई बता सकता है? सर डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, या मेटाबॉलिज्म भी होना शुरू हो जाएगा। शाबाश, मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी। इन दोनों प्रोसेस से क्या होगा? प्लाज्मा का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? ड्रग का कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ? ये हमारे पास ड्रग क्या होनी शुरू होगी? एलिमिनेट होनी शुरू होगी। ये पीक लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, इस लेवल तक आ गया कि उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। अब जब एलिमिनेशन स्टार्ट हो गई उस वक्त ड्रग का लेवल फर्दर कम होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी से हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब यह हुआ कि जब हमने ड्रग दी और जब ड्रग ने अपना इफेक्ट शो कर दिया उसे हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहते हैं। वो टाइम पीरियड जिसके दौरान हमारे पास ड्रग जो है उसने अपनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा, उसे हम कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब एक टर्मिनोलॉजी और आ रही है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन वो टाइम पीरियड जब ड्रग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी ड्रग दी है, अभी उसकी एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी। जी बच्चे, क्लियर है? सर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिपीट करते हैं दफा। सर ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी भी रिपीट करते हैं। मैं आपको ना ये जो नीचे मेंशन किया है इसको स्टडी करता हूँ, वो तो मैंने खुद बताया ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। सीमैक्स, मैक्सिमम ड्रग लेवल ऑब्टेन विद द डोज। सीमैक्स क्या चीज है? मैक्सिमम, ये देखें सीमैक्स लेवल जो है ग्राफ के अपर साइड पे वो ड्रग की कंसंट्रेशन है जो मैक्सिमम ड्रग्स की ऑब्टेन हो जाती है। उसके बाद आ गया टी मैक्स, टाइम एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन अकर। सी मैक्स जिसपे होता है उसे कहते हैं टी मैक्स। जिसपे सी मैक्स कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा, उसे कहते हैं टी मैक्स। उसके बाद आ गया लैग टाइम। लैग टाइम क्या होता है?
टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू अपीयरेंस इन ब्लड, वो टाइम जिसके दौरान क्या हो, ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ब्लड में अपीयर हो। जैसे ड्रग एडमिनिस्टर की है, उसके बाद जितने टाइम में ड्रग अपीयर होती है ब्लड में, उसे लैग टाइम का। उसके बाद आ गया ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड लेवल रीचिंग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी क्या चीज है, वो टाइम पीरियड है एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड लेवल तक जाने में, रीचिंग मिनिमम इफेक्टिव डोज, वो कम से कम कंसंट्रेशन जो कि इफेक्टिव भी हो और वो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट भी बन जाए, उसे हम ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, वो ब्लड लेवल तक पहुंच गई और इस हालत में पहुंची कि उसकी जो कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इतनी कम कंसंट्रेशन जो कि बॉडी में कोई इफेक्ट शो कर सके। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या चीज है, टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिमेन्स ग्रेटर देन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो कम से कम कंसंट्रेशन जिस पे ड्रग इफेक्टिव हो, उस कंसंट्रेशन से अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है उसे हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहते हैं। टाइम टू पीक, टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, दैट विल बी कॉल्ड टाइम टू पीक। ये टी मैक्स को हम टाइम टू पीक कहते हैं। ओके जी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर रिपीट कर लेते हैं। सर ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी दोबारा बता दें। दोबारा बताता हूं। टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, वो टाइम जब ड्रग एडमिनिस्टर की जाए। फॉर एग्जांपल हम कोई टेबलेट या कैप्सूल एडमिनिस्टर करते हैं और 30 मिनट गुजर जाते हैं या 20 मिनट गुजर जाते हैं और उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है और उस कंसंट्रेशन में आता है कि उसकी डोज जो है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, उसे हम ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। जैसे ड्रग दी, वो ब्लड सर्कुलेशन में आई और उसकी उतनी कंसंट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में आ गई जितनी हमें के मिनिमम इफेक्ट शो कर सके। ठीक है सर, ये ग्राफ से देख के बताएं। ग्राफ से देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी ये आ गया, ये ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी आ गया। टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, यहां टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन से टू ब्लड लेवल रीचिंग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब यहां मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी है कि जहां से हमने ड्रग एडमिनिस्टर की और उसके बाद क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में पहुंची है और उतनी कंसंट्रेशन पहुंची है जो कि मिनिमम इफेक्टिव अपना कंसंट्रेशन शो कर सके। ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की लाइन ये शो हो रही, ये लाइन जो है ये हमें शो कर रही है कि लैग टाइम जो है यहां से, ये लैग टाइम जो है, जिस लैग टाइम वो जहां पे ये लाइन लगी सर, जहां पे लाइन खत्म हो रही है वहां तक की है ना ये बस? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, जैसे ड्रग एडमिनिस्टर की है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ड्रग जो अपीयर हुई ब्लड में, यहां ब्लड में अपीयर होती है। ये जो अब एरो नजर आ रहा है आपको? यस यस सर। और ये जो है यहां तक ड्रग की कंसंट्रेशन जाती है। ठीक है सर, समझ लग गई। उसके बाद ये लाइन जा रही है जो कि इंडिकेट कर रही है कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है दैट इज नॉट पीक, वो पीक नहीं होती, यहां इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है जी। चले आगे। सर अगर इस पॉइंट से आगे हो जाएगा तो वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हाँ, अगर हम ये पीक जो है वो अपर जाती है, ये देखें यहां से अगर पीक अबव जाती है तो ये पीक लेवल होगा। पीक लेवल का मतलब यह है कि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में आ ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपने शायद मैट्रिक एफएससी में पढ़ा हो, हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं वाटर में। ठीक है सर, मिक्स करते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फर्दर जो है उसमें डेजोल्यूशन मिक्स नहीं होता, दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेबल।
ये नहीं सैचुरेटेड हो गया। solution. अब इसी तरह ब्लड सैचुरेट हो जाता है ड्रग से, फर्दर ड्रग उसमें नहीं आ सकती। ठीक है सर। ओके जी बच्चों, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? यस सर। है क्वेश्चन कोई? नो चले सर। आगे। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन है, ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लेकिन इसको उन्होंने फर्दर एलेबोरेट कर दिया है। द प्रोसेस बाय विच ड्रग प्रोसीड्स फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज ब्लड स्ट्रीम विद इन द बॉडी। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ड्रग प्रोसीड करती है, कहां से? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टू द साइट ऑफ मेजरमेंट, ब्लड स्ट्रीम विद इन द बॉडी। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ड्रग प्रोसीड करती है, बढ़ती है, कहां से? जहां से उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। ओरल रूट हो सकता है, इंजेक्टेबल हो सकता है, और कहां तक? ब्लड स्ट्रीम तक, बॉडी के अंदर। नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अगर ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाती है तो वो क्या करती है? वो नेसेसरी है कि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्यों कंपल्सरी है? ताकि ड्रग अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। Most drugs undergo GIT absorption. This is extent to which drug is absorbed from gut lumen into the portal circulation. यदि मोस्ट जो ड्रग्स हैं वो GIT से एब्जॉर्ब होती हैं और ये गट ल्यूमन से जाती हैं टूवर्ड द पोर्टल सर्कुलेशन। लिवर में जो सर्कुलेशन जा रही है उसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, एक्सेप्शन किसकी आ गई है? आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी ड्रग जो कि हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं, ऐसी ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, वो जीआईटी में नहीं जाती। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। जी सईदा शाइस्ता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ड्रग डोजेज फॉर्म। ड्रग डोजेज फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं ड्रग की जो कि एडमिनिस्टर की जा सकती हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म का मतलब यह हुआ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ड्रग्स जो कि एडमिनिस्टर की जाती हैं। टैबलेट्स है, एरोसोल है, सस्पेंशन है, क्रीम है, सॉल्यूशन है, इन्फ्यूजन या ड्रिप है, इंजेक्टेबल है और कैप्सूल। ये तमाम क्या चीजें हैं? ड्रग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि एडमिनिस्टर की जा सकती दी जाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ ड्रग इज गिवन, कौन कौन से रूट्स हैं? एंटेरल है, पैरेंटरल है और टॉपिकल रूट। एंटेरल रूट में क्या करते हैं हम? उसको डिवाइड करते हैं ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट। ओरल रूट में क्या होता है हमारे पास? हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वाया जी, हम डिवाइड कर रहे हैं एंटेरल रूट में, पैरेंटरल और टॉपिकल रूट में।
इंटरनल रूट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं विद द ड्रग। सबलिंगुअल में क्या करते हैं, ड्रग को बिलो द टंग रखते हैं, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या होता है कि स्मॉल कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिलो द टंग, जिनमें हमारे पास सर्कुलेशन जो है वो रैपिड हो जाती है। ड्रग है वो रैपिडली ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है, तो फौरी तौर पर ड्रग जो है वो बिलो द टंग रखते हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास रैपिडली जो है अटैक को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की टेबलेट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, उनको बिलो द टंग रखते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास ड्रग रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाती है। अब एंटेरल रूट का थर्ड पार्ट है, दैट इज रेक्टल रूट। कुछ ड्रग ऐसी हैं जो रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर की जाती हैं। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो, ठीक है, या जो टेबलेट ना ले सके किसी भी रीजन की वजह से, ओल्ड एज हो और डेफिनेटली उनका जो ओरल रूट जो है वो वर्क नहीं कर रहा या कोई ऑपरेट हुआ है, तो रेक्टल रूट जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे पैरेंटरल या इंजेक्टेबल रूट। इट इज डिवाइडेड इनटू द इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबकट रूट। इंट्रावीनस में क्या होगा, डायरेक्टली हम ड्रग को, इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे इनसाइड द आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट, और ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, रैपिड इफेक्ट आएगा। सेकेंडली हमारे पास इंट्रामस्कुलर रूट है। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या करते हैं, डीप जो हमारे पास मसल्स है वहां इंजेक्ट कर देते हैं। थर्डली हमारे पास आ गया सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट का मतलब ये हुआ कि हमने स्किन को, आपने देखा होगा कि वो जैसे इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, देखिए इंसुलिन इंजेक्ट होती हुई। यस सर, यस सर। अपर लेयर जो है उसको पकड़ते हैं स्किन की और उसमें हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। उसके अलावा टॉपिकल रूट पे इंट्रानेजल है, इनहेलेशनल है और इंट्रावजाइनल रूट है। ये तमाम रूट्स जो हैं इनको टॉपिकल रूट्स कहते हैं। इसमें जिनका कैसे कहते हैं, नोज ब्लॉकेज हो उसके लिए हम यूज करते हैं, या जिनको लंग्स का इशू हो उनके लिए यूज कर सकते हैं। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हम कंपेयर करते हैं इंट्रावीनस वर्सेस ओरल रूट को। अब इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वी कंपेयर दीज? ओरल रूट में इफेक्ट डिलेड होता है, ठीक है। ड्रग दी है, पहले वो अब्जॉर्ब होगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगा और फिर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओरल रूट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और जो हमारे पास इफेक्ट है वो देर से आता है, ड्रग की वेस्टेज हो जाती है, ड्रग की जो अमाउंट है वो पूरी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती, कुछ मेटाबॉलिज्म में वेस्ट हो जाती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी अमाउंट कम हो जाती है। जबकि आईवी रूट में इमीडिएट इफेक्ट आता है, जैसे ही इंजेक्शन जो है आईवी रूट में इंजेक्ट किया उसी टाइम जो है इफेक्ट होना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता। जो इमरजेंसी केसेस के पेशेंट हैं जिनमें हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, उनमें हम आईवी रूट मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओरल रूट जो है वो इनकम्प्लीट है और आईवी रूट उसे हम कहते हैं वो कंप्लीटली, यानी इट्स मीन जितनी ड्रग हम आईवी रूट के थ्रू देंगे वो सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में ही होगी। जबकि ओरल रूट में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंसंट्रेशन पहुंचती है, ठीक है।
पूरी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती जितनी हमने एडमिनिस्टर की होती है। यानी अगर हम उनको दोनों को कंपेयर करें कितनी रेशियो पहुंचती है, तो आईवी रूट की ज्यादा रेशियो पहुंचती है एज कंपेयर टू द ओरल रूट। क्लियर है जहां तक? यस सर। जी, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज है? It is basically fraction of administered dose of a drug that reaches the systemic circulation in the unchanged form. Bioavailability of IV route is 100%. मैं पहले भी बात कर चुका। Bioavailability को हम क्या कहते हैं? It is the amount of drug that is administered and it which reaches to the blood circulation in unchanged form, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि अभी हमने अब्जॉर्प्शन भी पढ़ा और बायो अवेलेबिलिटी भी पढ़ी, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? सर अब्जॉर्प्शन में वो पार्ट मतलब अब्जॉर्ब होते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं बॉडी के लिए, जो कि जो डाइजेस्टिबल पार्ट होता है वो ड्रग का वो अब्जॉर्ब होता है, और बाकी जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो सा है वो पूरे की पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। अब्जॉर्प्शन में ये होगा, अब्जॉर्प्शन में हमने कंडीशन नहीं रखी हुई। अब्जॉर्प्शन भी यही है कि अमाउंट ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्टर की जाती है और उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, उसमें हमने चेंज और अनचेंज फॉर्म की बात नहीं की, या हमने बात किया अनचेंज फॉर्म। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? अब्जॉर्प्शन में हमने कोई कंडीशन नहीं रखी हुई, हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन में जितनी अमाउंट जा रही है उसको हम कह रहे हैं अब्जॉर्प्शन। बायोअवेलेबिलिटी में हमने ये कंडीशन रखी है कि ड्रग रीच करे ब्लड सर्कुलेशन में, लेकिन इन अनचेंज फॉर्म, यानी उसकी फॉर्म चेंज ना हो, उसका मेटाबॉलिज्म ना हुआ हो। जब मेटाबॉलिज्म ड्रग का हो जाता है तो ड्रग की फॉर्म क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? सर आ गया। जी बच्चे, किसी को कंफ्यूजन हो? जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास वो ड्रग जो हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं वो किन किन बैरियर से गुजरती है। सबसे पहले डोज जाती है, गट में जाती है, वहां उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। कुछ ड्रग का पोर्शन ऐसा होता है जो अब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। फिर ये गट वॉल में डिस्ट्रॉय होती है ड्रग, फिर डिस्ट्रॉय होती है लिवर में, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इट्स मीन वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो ब्लड सर्कुलेशन में तक पहुंचती है बाय ओरल रूट, वो उसे बहुत सारे बैरियर से गुजरना पड़ता है। उसकी डिस्ट्रक्शन होती है इनटू डिफरेंट एरियाज। बच्चे अपने माइक म्यूट कर दें। बच्चे माइक म्यूट करें अपने। जो हमारे पास ड्रग हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं वो डिफरेंट बैरियर से गुजरती है, गट में डिस्ट्रॉय होती है, कुछ अमाउंट उसकी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, कुछ गट वाल में डिस्ट्रॉय होती है और कुछ लिवर में डिस्ट्रॉय होती है। इट्स मीन जो हम ओरल रूट यूज कर रहे हैं उसमें ड्रग की अमाउंट जो है काफी ज्यादा अमाउंट ड्रग की वेस्ट भी हो जाती है, ठीक है। जब वो डिफरेंट बैरियर से क्रॉस करती है तो उस दौरान उसकी अमाउंट जो है वो क्या होती है? कम होती जाती है।
ठीक है। लिवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसका, वहां भी उसकी ब्रेकडाउन काज होती है, गट वाल में भी उसकी ब्रेकडाउन होती है, और कुछ अमाउंट ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाती और कुछ गट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये तमाम जो बैरियर क्रॉस करके जब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो अगर हमने अमाउंट 100 मिलीग्राम दी है तो बहुत कम कंसंट्रेशन पहुंचेगी ओरल रूट से। अगर आईवी रूट में देंगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही अमाउंट जितनी दी होगी वो ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायो अवेलेबिलिटी। बच्चे थक तो नहीं गए आप लोग? इजी है? जी सर। नींद में तो नहीं है? जाग रहे सारे? जी सर, जाग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जाग रहे हैं। ओहो, तो कुछ चाय शायद पी लेनी थी। सर चाय नहीं पीती सर मैं। हमारा पहले 8 बजे लेक्चर होता है तो उठना तो पड़ता ही है हमें। तो आप चाय शायद पी के थोड़ा फ्रेश हो जाया करें ना, ताकि माइंड अब्जॉर्ब भी करे ना। ये तो नहीं आप बैठे रहें और नींद में बैठे रहें, वो अच्छी बात नहीं। जी सर, कहाँ है आइए। चलो ठीक है, ठीक है सर जी। जैसे आपने इसमें बताया है बायोअवेलेबिलिटी, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले जी। कि जो हम ड्रग की अमाउंट लेते हैं ना वो 100% जो सी होती है ना वो मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब मतलब ब्लड में जाती है, ठीक है। जी जी। तो ये ऊपर वाला जब ये डिफरेंट वे से गुजरेगी, मतलब पहले गट में अगर डिस्ट्रॉय मतलब नहीं हुआ, उसके कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, फिर गट वाल में जाएगी, फिर लास्ट पे लीवर में जाएगी, तो इस तरह तो वो कम नहीं हो जाती डोज? हाँ, ये डोज कम हो ओरल जाती है थ्रू ना। और जब हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं तो हमें कंपैरेटिवली डोज ज्यादा लेनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द ये आईवी रूट। पीछे जो सही है, जो पीछे आपने अभी एक्सप्लेन किया ये डायग्राम, ये ओरल रूट के लिए है? ये ओरल ये रूट के वाला? लिए है ना, ये ओरल रूट के लिए है। ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो गई है तो फिर हम आईवी रूट यूज नहीं करते। ठीक आईवी है। रूट उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो, या इमरजेंसी कंडीशन में हो, या उसकी इन्फेक्शन ठीक ना हो रही हो। आफ्टर ऑपरेट फौरी तौर पे हम उसको ओरल रूट पे नहीं करते। पता जब ऑपरेट होता है किसी पेशेंट का तो उसे 1 और 2 वीक के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, एडमिट करते हैं, ताकि उसकी जो है ना आईवी रूट के थ्रू उसकी थेरेपी होती रहे। ठीक उसके है। बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर मेडिसिन लिख देते हैं कि आप ये मेडिसिन घर जाके यूज करें। तो सर आईवी रूट में डायरेक्टली मतलब जाती है ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ये डिफरेंट वे से नहीं ना गुजरती? ड्रग उसमें वेस्ट नहीं होती, आईवी रूट में ड्रग वेस्ट ठीक है, नहीं होती। ठीक है सर, समझ लग गया। एनी क्वेश्चन जी? ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे फैक्टर्स जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आ गया डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होती है कि उसको किस रूट के थ्रू दिया जा रहा है, टेबलेट की फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है, या इंजेक्टेबल की फॉर्म में। अगर हम उसको देंगे ओरल रूट से तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर आईवी रूट के थ्रू देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ गया केमिकल फॉर्म। उसकी केमिकल फॉर्म किस तरह की है, स्ट्रक्चर किस तरह की उसकी, केमिकल स्ट्रक्चर उसकी क्या है। हाइड्रोफिलिक नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, उस हिसाब से उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। अगर हाइड्रोफिलिक है तो बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो ज्यादा सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकेगा, ज्यादा सेल्स को क्रॉस कर सकेगी। लेकिन अगर वो हाइड्रोफोबिक है, दैट इज चार्ज फॉर्म ऑफ ड्रग,
उसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास 4 फॉर्म में होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी नीड ऑफ सम कैरियर, उसमें हमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है। अगर ड्रग नॉन चार्ज है तो उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी दोनों ज्यादा होंगी। लेकिन अगर चार्ज वाली ड्रग है, चार्ज है ड्रग के ऊपर, तो डेट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और वो क्रॉस करेगी तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स करेगी। थर्ड पॉइंट आ गया डेजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। आपने देखा हम 2 डिस्प्लिन की टेबल, एक ग्लास लेते हैं पानी का, उसमें फेंकते हैं तो वो फौरी तौर पर क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। ऐसी ड्रग्स जिनका रेट ऑफ डेजोल्यूशन ज्यादा होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी और उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ऐसी ड्रग्स जिनका रेट ऑफ डेजोल्यूशन स्लो होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो और बायोअवेलेबिलिटी भी स्लो होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी दोनों के लिए ये जरूरी है कि ड्रग डिसॉल्व हो, जो सॉल्यूशन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें वो डिसॉल्व हो। उसके बाद आ गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा रूट यूज कर रहे हैं उस पे भी बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रेजेंस ऑफ फूड और ड्रग्स इन द जीएटी। अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं तो आपकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपने फूड यूज किया हुआ है उसके बाद क्या होगा, आपकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्टमक। लेकिन मोस्टली जो हम ड्रग्स देते हैं वो एम्प्टी स्टमक नहीं देते, हम खाने के बाद ही देते, आफ्टर मील देते हैं, लेकिन उसमें हम टाइम दे देते हैं कि 30 मिनट टू 40 मिनट के बाद हम मेडिसिन दें। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? जी बच्चों, नो सर। ये फर्स्ट पास इफेक्ट वो तो अभी स्टडी नहीं किया ना, वो जब हम बात करेंगे, मैंने कहा उससे पहले पहले आपको क्लियर कर दूं सारी बात। क्लियर है यहां तक? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट की। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग देते हैं तो ड्रग क्या करती है, स्टमक में जाती है, स्टमक में जाने के बाद वो जाती है टूवर्ड द लिवर बाय द पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले स्टमक में आई, स्टमक से वाया पोर्टल रूट गई है टूवर्ड द लिवर, और लिवर के बाद वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। सर रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पास इफेक्ट में क्या होगा, हमने ड्रग एडमिनिस्टर की पेशेंट को, और ड्रग कहां गई, ओरल रूट के थ्रू गई स्टमक में, स्टमक से ये जा रही है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन टूवर्ड द लिवर फॉर मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद वो लिवर से पास होते हुए बॉडी के बाकी पार्ट्स में सर्कुलेट करेगी। उसको हम कहेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले
ड्रग की कितनी अमाउंट जो है वो मेटाबोलाइज होगा। हर ड्रग का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर ड्रग का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। किसी का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा, किसी का कम होगा। तो अब बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि कितने ड्रग जो है वो पहुंचती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आफ्टर मेटाबॉलिज्म। एक्सटेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ड्रग कितनी मेटाबोलाइज होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले पहले, जितनी ज्यादा मेटाबोलाइज होगी उतनी ड्रग की कम कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। क्लियर है? जी बच्चों, यस क्लियर है सर। यहां तक? यस सर। अब तो नहीं गए आप लोग स्टडी से? पढ़ाते रहे, कोई इशू तो कोई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को हम डिटर्मिन कैसे करते हैं, क्या मेथड? हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें हम देखें कि हमारे पास ये जो कर्व, दो कर्व बन रही है। एक कर्व को हम कह रहे हैं एरिया अंडर कर्व, एयूसी का मतलब क्या, एरिया अंडर कर्व। ये ओरल रूट की कर्व है और ये वाली कर्व किसकी आ रही है, आईवी रूट की। एरिया अंडर कर्व ओरल और एरिया अंडर कर्व आईवी रूट। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। ओरल रूट में क्या होगा, ड्रग एडमिनिस्टर की है, पीक प्लाज्मा लेवल आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म हुआ और ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई। ठीक है, स्लोली ये इसकी पीक आती है और स्लोली ये बॉडी से रिलीज होती है और स्लोली इसकी पीक जो है वो डाउनवर्ड जाती है। लेकिन अगर एयूसी आईवी देखें, उसमें रैपिडली ये ड्रग दी है और रैपिडली उसकी पीक आ गई है और फिर वो रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करना चाहते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी। एयूसी ओरल को डिवाइड करते हैं एयूसी आईवी से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी आ जाती है। यहां तक क्लियर बच्चे? A drug given by intravenous route will have an absolute bioavailability of 1. वो ड्रग जो हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं उसकी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी होती है, दैट इज इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्डाइज बायोअवेलेबिलिटी होगी, यानी वो 100% बॉडी के अंदर अवेलेबल होगी। जितनी डोज दी है उतनी डोज ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होगी, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, एफ इक्वल टू 1 और 100% बायोअवेलेबिलिटी। जितनी ड्रग दी सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई।
While drugs given by other routes usually have an absolute bioavailability of less than 1. जो बाकी जितने भी रूट हैं उनकी बायोबिलिटी जो है वो लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी, यानी 100% से कम होगी. The absolute probability is the area under curve AUC non-intravenous divided by AUC intravenous. अब हम कंपेयर कर सकते हैं absolute probability को कैसे? एरिया अंडर कर्व. नॉन इंट्रावेनस का मतलब क्या होगा? जो आईवी रूट के थ्रू नहीं दी जा रही, ओरल है या अदर इंट्रामस्कुलर रूट है, उसको हम कंपेयर करते हैं बाय द आईवी रूट डिवाइडेड बाय द एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस. क्योंकि एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उससे हम कंपेयर करते हैं कि ओरल रूट में कितनी बायोअवेलेबिलिटी हुई. जी बच्चे, यहां तक क्लियर है? जी बच्चों, यस सर. कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर. जी, कंटिन्यू करें कि स्टॉप करें? सर बस कर दे. सर 10 स्लाइड्स करवा दें इसकी. जितनी कहते हैं, मैं तो रेडी हूं. 10 कह रहे हैं, जितनी कह रहे हैं, इसकी 38. करते हैं. जी सर अगले लेक्चर का टाइम होने वाला है. होने वाला है ना, हुआ तो नहीं. सर 10:50 हो गए हैं. अच्छा, नो सर, अभी 2 मिनट रहते हैं. अभी तो 48 हुए हैं. सर ये 10 तक कंप्लीट करवा दें. मैं तो रेडी हूँ जनाब, रेडी हूँ. नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. Advantages and disadvantages of oral, IV, intramuscular and subcutaneous administration. अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल रूट के, आईवी के, इंट्रामस्कुलर को, सबकट के. अब हम बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. किसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा? हाई सेफ्टी किसकी है? ओरल रूट की. उसके बाद किसकी आ गई है? सबकट रूट की. फिर इंट्रामस्कुलर की और फिर आईवी की. इट्स मीन आईवी रूट की सेफ्टी सबसे कम और ओरल रूट की सेफ्टी सबसे ज्यादा है. ऐसे क्यों है? तो बता सकते हैं? क्या कह रही है? तो जानना तो तुम्हें क्या कहती? जाता है हमारे ब्लड और उसमें चांसेस होते हैं जैसे कोई साइड इफेक्ट भी हो जाता है, गलत लग जाता है इंजेक्शन या कुछ इस तरह का इफेक्ट कर जाता है वो. और ओरल में ये होता है कि स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे होती है वैसे वैसे उसकी हमारी बॉडी को उसका इफेक्ट भी मिलता है और उसमें ये होता है चांसेस कम होते हैं साइड इफेक्ट्स के. मतलब वो एक स्पेसिफिक रूट के जरिए जाता है और उसमें कोई रूट नहीं होता है. मतलब हम डायरेक्टली जो सा वो इंजेक्ट कर रहे हैं तो पता नहीं है कि कौन सी वेन, मतलब गलत भी हो सकता है, लग सकता है. ठीक है, शाबाश. तो हम इंट्रावीनस वगैरह के लिए हमें वो स्टेरलाइज वगैरह करने पड़ते हैं, सिरिंज वगैरह, उसके लिए ज्यादा हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं. इसलिए जो है कन्वीनियंट और सेफ्टी ओरल के अंदर ज्यादा है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास पैकेज में आती है. उसके लिए आपको डिफरेंट मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना स्टेरलाइजेशन की जरूरत है, ना आपको इंश्योर करने की जरूरत है कि जो सिरिंज आप यूज कर रहे हैं वो प्योर है, मतलब कि स्टेरलाइज है या नहीं है. ठीक है, शाबाश. बेसिकली सर आईवी जो है वो हर कोई नहीं लगा सकता, मतलब उसके लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है जो डॉक्टर्स के लिए. और ओरल जो है वो तो मतलब छोटे बच्चे भी ले सकते हैं इजीली. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसमें हमारे पास आईवी रूट जो है उसकी सेफ्टी कम, सबसे कम है और ओरल की सबसे ज्यादा है. इसकी रीजंस कुछ तो आपने बता दी और एक रीजन मैं बताता हूं इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर कोई पर्सन
इंटेंशनली या अनटेंशनली ओरल रूट के थ्रू कोई ड्रग लेता है, तो अगर वो टॉक्सिक है किसी लेवल पे, तो हम उसको रिमूव करवा सकते हैं बॉडी से। कैसे? बाय रिगर्जिटेशन, बाय वोमिटिंग, या हम स्टमक को वॉश कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी ड्रग जो आईवी रूट के थ्रू चली जाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम बिल्कुल होपलेस हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हैं कि वो ड्रग जैसी भी है उसे हम, उसके इफेक्ट्स को हम फौरी तौर पे वापस नहीं ला सकते, उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते पेशेंट को फौरी तौर पे। ठीक है। जिस कंडीशन में पेशेंट चला जाता है उसके लिए डेफिनेटली हमें उसको आईवी रूट ही यूज करना पड़ता है फिर उसको क्योर करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, ताकि उसका रैपिड इफेक्ट प्रोड्यूस हो और उसके पहले वाले ड्रग के इफेक्ट को कैंसिल किया जा सके। क्लियर है? उसके बाद आ गई कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ओरल रूट की सबसे ज्यादा है, फिर सबकट है, फिर इंट्रामस्कुलर है, फिर आईवी रूट है। कन्वीनियंस आईवी रूट की लो है। क्यों? वहां हमें कुछ टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो कि इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सके, जबकि ओरल रूट में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल स्टाफ की जो हमें इंजेक्शन इंजेक्ट कर सके। ठीक है। क्योंकि ये ओरल रूट है, ओरल रूट जो है वो इजीली चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हैं और जो एल्डरली पेशेंट है वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी है? आईवी रूट की। सबसे कम किसकी है? ओरल रूट की। ओरल रूट जो है उसकी कास्ट कम है, जबकि आईवी रूट की कास्ट ज्यादा है। क्लियर है जहां तक?